तो लास्ट क्लास में मैं एक्सेलरेशन के बारे में बता रहा था। इस टर्म को बहुत अच्छे से सीखना काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले एक्सेलरेशन को अपन मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होगा अपने पास टोटल एक्सेलरेशन, समझना, टोटल एक्सेलरेशन, या तो तुम इसे सिर्फ एक्सेलरेशन भी कह सकते हो। सिर्फ एक्सेलरेशन, टोटल वर्ड लगाना जरूरी नहीं है। यस दूसरा होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको अपन सिंपल एसी से लिखेंगे, एसी एसी, ठीक है। और तीसरा होगा टेंजेंशियल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको अपन एटी से लिखेंगे, ठीक है। तो यदि मैं सिंपल तरीके से समझाना स्टार्ट करूं तो जो एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म है ये हमेशा AC प्लस AT के बराबर होगा। ये कैसे आता है ये भी मैं प्रूफ करूंगा, एक एक चीज बताऊंगा। बट अभी देखो, AC जो है, AC प्लस AT, इनका समेशन होता है ए है अपना टोटल एक्सेलरेशन, AC है सेंट्रीपिटल और AT है टेंजेंशियल। सिंपल। यदि मैं सेंट्रीपिटल के मेन काम पे बात करूं तो सेंट्रीपिटल का काम है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना। क्या काम है इसका? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बदलते रहना। टेंजेंशियल का काम क्या है? या तो स्पीड को बढ़ाना या तो स्पीड को घटाना। क्यों टेंजेंशियल है? इससे मतलब ही समझ में आता है कि इसका एक्सेलरेशन हमेशा टेंजेंट की तरफ होगा। तो सोचो, यदि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड बढ़ेगी, और दोनों अपोजिट में है तो घटेगी। सिंपल समझो। तो यदि मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मेन रोल तुमसे पूछूं तो तुम कहोगे कि डायरेक्शन चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि मैं तुमसे कहूँ कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मेन रोल बताओ तो तुम कहोगे स्पीड को बढ़ाना या कम करना। अच्छा, सोचो, जब कभी जब कभी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो तो इसका क्या मतलब है? कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है मतलब स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है कहने का मतलब कि इसी को अपन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहने लग जाते हैं। थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है? क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है कि उसमें अल्फा जीरो होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और अल्फा में डायरेक्टली रिलेशन है, और ये है भी, मैं आगे बताऊंगा। तो जो मैं अभी तुम्हें पॉइंट क्या क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये तुम्हें समझ में आ जाए तो ये इसका मैसेज करना। पहली बात कि एक्सेलरेशन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा, टोटल एक्सेलरेशन या सिर्फ एक्सेलरेशन, दूसरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और तीसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम है टू चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूअसली। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम है कि उस वेलोसिटी के डायरेक्शन को लगातार चेंज करता रहे। मैग्नीट्यूड को बढ़ाना कम करना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के जिम्मे ये काम नहीं है। मैग्नीट्यूड को कम ज्यादा करना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम है, ठीक है। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसी का काम है मैग्नीट्यूड को बढ़ाना कम करना। सेंट्रीपिटल का काम है सीधा सीधा उसे डायरेक्शन चेंज कराते रहना, बस, उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है इसका। पहले ये बताओ, तुम्हें ये 3 टर्म थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? ये इसका यस सर। मैसेज करना यदि समझ में आ गया हो तो ठीक है। तो अब अपन आते हैं इसके मेन फॉर्मेट पे। जैसा कि तुम्हें लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था कि v बराबर होता है ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर फॉर्म में। यदि मैं इसी टर्म को डिफरेंशिएट कर दूं dv बाई dt, तो क्या मैं लिखूंगा d ओमेगा बाई dt क्रॉस r, ध्यान से देखना, एंड ओमेगा क्रॉस dr बाई dt। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? अच्छा, सोच के बताना। dv बाई dt का एक्सेलरेशन होता है डिफरेंशिएशन, ये हमेशा से पता है। एंड dw बाई dt, क्या इसे मैं अल्फा लिख सकता हूँ? बोलो। एंड ये ओमेगा और dr बाई dt रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, वेलोसिटी, याद करो, पता है क्या तुम्हें? तो इस यस तरीके सर। से, हाँ, इस तरीके से अपने पास ये एक्सेलरेशन का फॉर्मेट आ जाता है। तुम यदि ध्यान से देखो तो इस एक्सेलरेशन में 2 पार्ट है, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, जिसमें से ये वाला पार्ट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की तरह रोल प्ले करेगा और ये वाला पार्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की तरह रोल प्ले करेगा। तो यदि मैं तुमसे कहूँ कि एटी का वेक्टर फॉर्म बताओ, तुम कहोगे कि अल्फा क्रॉस आर,
तुमसे मैं कहूँ कि एसी का वेक्टर फॉर्म बताओ, तुम कहोगे ओमेगा क्रॉस आर। क्या बात समझ रहे हो तुम? अच्छा, इसके आगे और ध्यान से सुनना। यदि मैं तुमसे कहूँ, अच्छा एक चीज और ध्यान दो, बहुत ध्यान से, नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ। ये सर्कुलर मोशन है, इसमें तुम्हें मैं एरो ऐसे दिखा दिया। मुझे बताओ ओमेगा का डायरेक्शन किधर होगा, के कैप में या माइनस के कैप में? ओमेगा किधर होगा, के कैप या माइनस के कैप? ठीक है। के कैप में होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं है। अच्छा सोच के बताना, वेलोसिटी मान लो मैं यहाँ पे देखूं, चाहे कहीं भी देखूं, कहीं भी देखूं, कोई भी पॉइंट पे वेलोसिटी देखता हूँ, बस मुझे तुम ये बता दो कि वेलोसिटी और ओमेगा के बीच एंगल क्या 90 हमेशा मेंटेन रहेगा? यस सर। ये बात सही बोल रहा हूँ क्या? क्या मैं ये हमेशा कह सकता हूँ कि वेलोसिटी और जो ओमेगा है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि वेलोसिटी तो इसी प्लेन पे होगा हमेशा ही, और ओमेगा इसके जस्ट परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री का एंगल तो हमेशा ही फॉर्म होगा। इस बात में किसी को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत तो बताओ मुझे। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वी परपेंडिकुलर ओमेगा होगा? इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, अब ध्यान से देखना। तो जैसे मुझे ये चीज समझ में आ जाता है, तो अब मैं यदि मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, समझना, तो AC इक्वल्स तो मैं लिख सकता हूँ ओमेगा आर साइन 90। बोलो, तुम्हें पता है क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस में अपन साइन लेते हैं, और साइन 90 यस 1 के सर। बराबर होता है। और तुम्हें ये भी बताया गया है, क्या V आता ना, मैं R क्यों लिख रहा हूँ? अरे यार, तो वही मैं सोचूं। हाँ, यहाँ पे V आएगा। हाँ ठीक, तो ये सिंपल ओमेगा इंटू वी आ जाएगा। अच्छा, वी को तुम आर ओमेगा भी लिख सकते हो, तो यहाँ से आर ओमेगा, तो तुम एक टर्म देखोगे ओमेगा स्क्वायर आर, है ना? अच्छा, एक काम ये भी कर सकते थे अपन कि ओमेगा को अपन वी में कन्वर्ट कर दे, तो इसी को तुम चाहो तो वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हो। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होगा, या तो वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा मैग्नीट्यूड। और इसी को यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं ये लिखूंगा। पहले बताओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तुम्हें अच्छे से क्लियर हुआ क्या? यस सर। किसी को कोई इस स्टेप में डाउट है तो बताओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के। तो सबसे पहले, हाँ, तो सबसे पहले हेडिंग लिखो एक्सेलरेशन। पहले काम करो, ये एक ऐसा कुछ पॉइंट्स बना के लिख लो। एक्सेलरेशन को 3 पार्ट्स में, टोटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल का काम क्या है, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना। टेंजेंशियल का काम क्या है, स्पीड को बढ़ाना या कम करना। इसको तुम चाहो तो AT इक्वल्स टू dv बाई dt भी लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना v हमेशा यहाँ पे कैसा होगा, टेंजेंशियल वाला, ठीक है? यहाँ पे v कौन सा होगा, यहाँ पे v टेंजेंशियल होगा। यहाँ पे मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, ये लिखना गलत हो जाएगा, इस एरो लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, एरो नहीं लगाना है। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि मुझे स्पीड के बढ़ने कम होने से मतलब है, तो स्पीड यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करना है। मैग्नीट्यूड मतलब उस वेक्टर, मतलब मतलब वेक्टर पे, सॉरी, मतलब वेलोसिटी पे वेक्टर का साइन नहीं होना चाहिए। ये बात समझ पाए तुम, मैं क्या क्या बोल गया? ये पॉइंट अपने को समझ आपकी में आया वॉइस क्या? अच्छा, एक काम करना, पहले ये नोट कर ले, है ना, ये नोट करो, फिर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ।
चलो ये नोट कर लियो, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊं क्या? ये नोट करो फिर। बस हमेशा ध्यान रखना, 2 पॉइंट हमेशा याद होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम होता है सिर्फ डायरेक्शन को बदलना, और टेंजेंशियल का काम होता है उसके मैग्नीट्यूड को कम करना या बढ़ाना, सिंपल। और इन दोनों का नेट होगा अपना टोटल एक्सेलरेशन या सिर्फ एक्सेलरेशन। कभी भी क्वेश्चन में सिर्फ एक्सेलरेशन वर्ड लिखा हो तो इससे अपने को मतलब टोटल एक्सेलरेशन से ही करना है, ठीक है? नोट कर लेना, फिर डन का मैसेज कर देना। जो 8 नवंबर को टेस्ट है उसको बहुत अच्छे से देना, क्योंकि 8 नवंबर का जो टेस्ट है वो पेपर कोटा से बन के आएगा, ठीक है? तो कोशिश करना अपनी एक्यूरेसी को बेहतर करने की। जरूरी नहीं कि अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है? लिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व करना, सही से सॉल्व करना। चलो देखेंगे आगे। तो अभी तक मैं तुम्हें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में बता रहा था। अब आता है अपन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को देखना ध्यान से। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का यदि वेक्टर फॉर्म देखें तो ये है कि अल्फा क्रॉस आर। अच्छा फिर से सोचो, कोई ये सर्कुलर मोशन है इस तरीके से, तो इसका अल्फा और इसका जो पोजीशन वेक्टर है, क्या फिर से दोनों के बीच एंगल 90 होगा क्या? सोच के देखो, सोचो अल्फा और आर के बीच फिर से एंगल 90 होगा क्या? क्योंकि एक तो पता है मुझे अल्फा की कैप में होगा या माइनस की कैप में होगा, यही तो पॉसिबिलिटी है, और तो कुछ पॉसिबिलिटी है ही नहीं, समझना। और आर हमेशा इसी प्लेन में होगा, तो क्या फिर से अल्फा और आर के बीच एंगल 90 है क्या? बोलो जल्दी से सोच के। क्या तुम्हें ये समझ में आया? अल्फा और आर के बीच एंगल 90 है? नहीं आया, ठीक है। देखो ध्यान से, हमेशा ध्यान रखना, सोचो ध्यान से समझो। ये है अपने पास सर्कुलर पाथ, है ना? समझना है कि स्टेप, जैसे सपोज करो अभी ये पार्टिकल ए पे है, बाद में चला गया बी पे, तो इसने कितना एंगल रोटेट करा? सपोज करो 30 डिग्री किया। तो इसका एरो इस तरीके से है, तो इसका एरो इस तरीके से है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि राइट हैंड थंब रूल से देखोगे तो जब तुम इसे कर्ल करते हो, इस एरो को इस तरीके से हाथ घुमाते हो तो अंगूठा ऊपर जाता है। अंगूठा ऊपर जाता है, दैट मीन्स वो डायरेक्शन कैसा है? के कैप है। समझ रहे हो क्या? वो डायरेक्शन क्या है? के कैप। अब मुझे पता है कि जिस डायरेक्शन में थीटा होगा उसी डायरेक्शन में ओमेगा होगा और उसी डायरेक्शन में अल्फा होगा। यही तो पॉसिबिलिटी है ना। यदि ओमेगा लगातार बढ़ रहा है तो मैं ये कंडीशन तो कह सकता हूँ ना कि जिस डायरेक्शन में ओमेगा है उसी डायरेक्शन में अल्फा है। अच्छा सोचो, यदि ओमेगा नेगेटिव होगा तो क्या होगा? अल्फा अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगा, लेकिन ये हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो रहेगा, क्योंकि एंगुलर क्वांटिटी एक एक्सियल वेक्टर्स होते हैं।
और एक्सियल वेक्टर्स हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं, समझे। और आर वेक्टर है क्या, आर वेक्टर सिंपल इस प्लेन में कोई वेक्टर, ये देखो ये वेक्टर, तो ये एक्स वाई प्लेन में है, और तुम्हारा जो ओमेगा अल्फा है ये सब जेड एक्सिस की तरफ है। तो क्या इन दोनों के बीच एंगल 90 नहीं होगा क्या, बोलो जल्दी से। ओके, बहुत बढ़िया। हाँ, तो बस सिंपल है ना। तो यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री, देखना ध्यान से। तो एंगल 90 है, तो अब जब मैं इसे ओपन करूंगा, जब मैं इसे ओपन करूंगा तो क्या मैं लिख सकता हूँ अल्फा आर साइन 90, और फिर से साइन 90 किसके बराबर होगा, 1 के। तो मैं सिंपल कह सकता हूँ कि जो 80 का मैग्नीट्यूड है, इसको मैं एरो नहीं लगाता हूँ, है ना, सिंपल इस तरीके से, तो सिंपल मैं 80 बराबर क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इंटू आर। अच्छा सोचना, तो ये टर्म तुम्हें ध्यान रखना है, ये याद रखना है। जैसे वहां मतलब पीछे वाले स्लाइड में देखे थे ए सी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर, वैसे ही यहाँ पे 80 है क्या, अल्फा इंटू आर, समझे क्या। अच्छा अब सोचना, यदि मैं तुमसे कहूं कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब होगा। यदि मैं तुमसे कहता हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो जैसा समझ में आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब अल्फा जीरो होना चाहिए, और अल्फा जीरो होने का सीधा सीधा इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, 80 पे, मतलब 80 भी जीरो होना चाहिए, समझ में भी आता है। क्योंकि 80 बेसिकली है क्या, स्पीड के चेंज का रेट, है ना। अब स्पीड यदि चेंज होगा ही नहीं तो 80 रहने का कोई मतलब नहीं है। अब यदि अल्फा जीरो है मतलब ओमेगा कांस्टेंट है, समझना, अल्फा जीरो है मतलब ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है मतलब वी भी कांस्टेंट है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वी बराबर आर ओमेगा होता है। क्या तुम चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो क्या। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि 80 होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जीरो के बराबर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब भी हो क्वेश्चन में, तो सबसे पहली बात अल्फा जीरो हुआ, 80 जीरो, और 80 को अपन डीवी बाई डी भी लिख सकते हैं, और वी सिंपल क्या, स्पीड, यहाँ पे वी वेलोसिटी नहीं है, समझा, समझो ध्यान से, वी यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे वी स्पीड है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। जैसे ही मैं इस पे एरो लगा दूंगा ना, तो ये अर्थ का अनर्थ बन जाएगा, ये चीज गलत हो जाएगी, ध्यान से। क्योंकि जैसे ही तुमने इस पे एरो लगाया, तो ये एरो लगाने का मतलब तुम अब वेलोसिटी की बात कर रहे हो, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हमेशा एक्सेलरेशन होता है, और ये एक्सेलरेशन टोटल एक्सेलरेशन वाला होगा, ये 80 वाला नहीं होगा, ये बात तुम्हें समझना होगा। क्या तुम्हें ये टॉपिक मतलब ये वाला जो 80 की अपन बात कर रहे हो, तुम्हें अच्छे समझ में आया क्या। एरो का मतलब समझा रहा हूं मैं सिंपल तुम्हें। हम्म, बहुत बढ़िया। तो ये ध्यान रखना, एरो में कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पे अपन जो भी 80 में अपन डिफरेंशिएट भी करेंगे, तो वो v क्या होगा, v स्पीड होगा। यहाँ पे v अपन किसे लेंगे, स्पीड लेंगे, या फिर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को अपन स्पीड कहते हैं, नोट करना यहाँ तक। एरो तो वेक्टर फॉर्म के लिए होते हैं, देखो एरो वेक्टर फॉर्म के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे तुम एरो नहीं दे सकते, मैं फिर से बोल रहा हूँ। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम सिर्फ और सिर्फ स्पीड को बढ़ाना या कम करना है। मैं 80 को जब भी मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, तो मैं इस फॉर्मेट में लिखूंगा, देखो ध्यान से, इस फॉर्मेट में, ये है मेरे पास वेक्टर फॉर्म का फॉर्मेट। वेक्टर फॉर्म को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो उसी के बेसिस पे तो अपन ने एक्सेलरेशन सॉल्व किया है, देखो ध्यान से। इसी को जब अपन ने डिफरेंशिएट करा, तो अपन ने दो अलग अलग पार्ट्स को डिफरेंशिएट करा, तो उसी से तो ये सब टर्म बना ना, देखो।
ओके, पहले नोट कर ले फिर मैं बताता हूँ एक एक पॉइंट। आर रेडियस ही है, दोनों में आर रेडियस है। यहाँ पे मैंने भले ही कैपिटल लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे मुझे स्मॉल लिखना चाहिए, मिस्टेक हो गई। आर सेम ही है, ठीक है। आर रेडियस की तरह यहाँ काम करेगा। चलो अब ये नोट कर लिए हो तो मैं एक बार फिर से तुम्हें एक्सेलरेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टार्टिंग से एंड तक। नोट कर लिए हो, डन का मैसेज करो, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझना ध्यान से। नोट कर लियो तो डन का मैसेज करो। हाँ, अब ध्यान से सुनना, देखो बहुत ध्यान से सुनना। यदि अपन सिचुएशन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं तो सर्कुलर मोशन में मैं यदि सिचुएशन को कैटेगराइज कर सक मतलब करूँ तो मैं 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करूंगा। क्या क्या? तो सपोज करना कि एक स्टोन है, एक कोई पत्थर है, पत्थर में मैंने धागा बांधा हुआ है और बांध के मैं उसे कर्ल कर रहा हूँ, मतलब घुमा रहा हूँ, सिंपल समझो। अब मैं घुमा रहा हूँ तो घुमाने का एक तरीका ऐसा है कि मैं देख रहा हूँ कि एक चक्कर 1 सेकंड में लगता है, अगला चक्कर भी 1 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद अगला एक चक्कर 1 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। तो जब इस टाइप का पैटर्न यदि तुम्हें दिख रहा होगा तो तुम क्या कहोगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यही तो कहोगे, क्योंकि हर डिफरेंट इंटरवल में मैं डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट मतलब सेम डिस्प्लेसमेंट देख रहा हूँ। 1 सेकेंड में एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है तो अगले सेकेंड में भी एक चक्कर कंप्लीट करा, उसके अगले सेकेंड में भी एक चक्कर कंप्लीट करा। तो क्या इस सर्कुलर मोशन को अपन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे या नहीं, पहले ये बताओ। गुड, मैसेज करो। कहेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो सिंपल समझो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसे इसे ना तुम काइनेमेटिक्स से समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, समझना, एक एक थोड़ा सा है कंफ्यूजन, बाकी समझ आ जाएगा तुम्हें। एक ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर पर सेकंड से मूविंग है। यदि मैं तुमसे कहूँ कि इसने 5 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो अगले 5 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है। वॉइस क्लियर नहीं है सर। अभी
सब वॉइस क्लियर नहीं है। बस 1 मिनट वेट कर लो, फिर मैं ऑन करता हूँ। अब तो आवाज आ रही होगी ना? यस सर, अब क्लियर है। तो ठीक है, बिना ब्लूटूथ के ही पढ़ा देता हूँ यार। चल ठीक है, समझना। बट ठक ठक की आवाज आ रही होगी ना साइड से? नहीं आ रही। नहीं आ रही? चल ठीक है फिर। आ रही चलो है। देखो, तो मैं ये सर कह आ रही है। आ रही। हाँ, रुक जा, फिर ऑन कर लेने दे। देखो तो अब आवाज आ रही है क्या साफ से? हाँ सर। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था सिंपल, कि यदि मैं काइनामेटिक्स से चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर पर सेकंड से मूविंग है, तो हर 5 सेकंड के इंटरवल का, कोई भी 5 सेकंड का इंटरवल का तुम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देखो तो इक्वल आ रही है। तो इसी को अपन तो यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं ना, और इसी को अपन ने टेक्निकल टर्म में कहा था कि जब एक्सेलरेशन जीरो हो उस मोशन को अपन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, राइट? अब सर्कुलर मोशन में समझना, कोई एक टर्न हुआ, इस तरीके से मैंने टर्न करा दिया, इस टर्न को करने में इसने 1 सेकंड लिया, फिर एक नेक्स्ट टर्न करा, उसके लिए भी इसने 1 सेकंड लिया, अगले टर्न को भी कंप्लीट करने में 1 सेकंड लिया। तो इस तरीके से हर एक सिंगल टर्न को कंप्लीट करने में वो 1-1 सेकंड का टाइम ले रहा है। तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि ये सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? बताओ। यस सर। बिल्कुल। अब सोचो, अब सोचो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, दो चीजें पूछूंगा। पहली चीज ये बताओ कि अब मैं जब कह रहा हूँ कि हर एक सिंगल टर्न को कंप्लीट करने में इसने 1 सेकंड का टाइम लिया, फिर नेक्स्ट टर्न को कंप्लीट करने में 1 सेकंड का टाइम लिया, तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि ओमेगा तो कांस्टेंट रहा होगा, तभी तो ये चीजें पॉसिबल हो सकती है। सोचो यदि ओमेगा यदि घटे या बढ़े तो फिर ये चीजें पॉसिबल नहीं होती फिर। समझ रहे हो? जैसे हाँ यहाँ पे तुम देख रहे हो, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, वैसे यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? ओमेगा कांस्टेंट है। और जब ओमेगा कांस्टेंट है तो अपना जब डी ओमेगा बाई डी टी करोगे तो ये अल्फा बनेगा, और ये अल्फा जीरो के बराबर है। समझ रहे हो? तो मैं सिंपल कहूं कि यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सिंपल अल्फा किसके बराबर होगा? जीरो के। और अल्फा जीरो होने का सीधा सीधा मतलब एटी से है, क्योंकि एटी किसके बराबर होता है? अल्फा इंटू आर के। तो जब अल्फा ही जीरो है तो एटी भी तो जीरो होगा। क्या तुम्हें ये बात समझ आ रही है क्या? यस सर। हाँ। अब मैं इसी को दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। सोचो, यदि मैं तुमसे कहूँ ओमेगा कांस्टेंट है, तो तुम्हें पता है v बराबर आर ओमेगा होता है, तो क्या v भी कांस्टेंट रहेगा क्या? क्योंकि रेडियस तो ऑलवेज फिक्स है ना? तो जब रेडियस फिक्स है, ओमेगा फिक्स है, तो क्या v भी फिक्स रहेगा? बिल्कुल। जब v फिक्स है, इसका सिंपल सा मतलब है कि जब v चेंज नहीं हो रहा, तो मैं सिंपल कह सकता हूं कि इसमें मेरा स्पीड कांस्टेंट है, और स्पीड के कम या ज्यादा होने का रेट ही तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। सोचो। हाँ सर। समझ में आया? हाँ, एक चीज और बता दूं मैं तुम्हें, तुम ये गलती से भी मत कहना कभी, जैसे सपोज करो ये अपने पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैं कह दूं कि एक्सेलरेशन जीरो के बराबर है, ये वाला मैं टर्म लिखता हूं। यदि मैं सिंपल ये टर्म लिख देता हूं, तो ये भयंकर मिस्टेक है। पता है क्यों? क्योंकि देखो सिस्टम में प्रॉब्लम, देखो इसमें प्रॉब्लम क्या समझो, अभी इसके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, अभी इसके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, हर इंस्टेंट अपनी वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन को बदल रहा है। तो यदि वेलोसिटी में कुछ भी चेंजेस है, दैट मीन्स कि सिस्टम में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। क्या बात समझ में आ रही है तुम्हें? यस सर। जैसे अपन, हाँ, जैसे जैसे अपन कह रहे थे कि यूनिफॉर्म मोशन, जैसे देखो इस वाले एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा था कि यूनिफॉर्म मोशन है, इसमें एक्सेलरेशन जीरो है, ये अपन ने ठोक बजा के कहा था कि ए जीरो है। लेकिन मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये ठोक के नहीं कह सकता कि ए जीरो है। यदि ए जीरो होता तो फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कौन कराएगा? बताओ।
वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार बदल रही है तो कोई ना कोई फोर्स तो है जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदलने के लिए काम में आ रही है। क्या बात समझे तुम? और ये जो फोर्स है इसी को अपन सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जो हमेशा इस पे 90 डिग्री पे लगता है। तभी ये सिर्फ डायरेक्शन को बदल पा रहा है, मैग्नीट्यूड को बदल नहीं पा रहा। मैग्नीट्यूड को बदलता कौन? टेंजेंशियल, लेकिन टेंजेंशियल तो इसमें है ही नहीं। तो मैं कहूंगा कि नेट एक्सेलरेशन इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर है। बताओ क्या तुम्हें समझ आया? तो यूनिफॉर्म Yes. सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर है, या फिर यूं कहो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो टोटल एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर है। यहां तक तुम्हें बात समझ में आई हो तो इसका मैसेज करो। बहुत ध्यान से सीखना, बहुत ध्यान से। एक एक चीज को मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, फुल कोशिश कर रहा हूँ कि समझ जाओ, क्योंकि ये टॉपिक समझने का सीधा सीधा मतलब रोटेशन से है। इसलिए मैं खून यही जला लेना चाहूंगा, लेकिन रोटेशन में मतलब रोटेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक दो क्वेश्चन फिक्स माने जाते हैं उससे, और वहां पे मैं कंप्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ध्यान रखना ये बात। तो सर्कुलर मोशन में जैसा जो हो अपन जान ला देंगे, बट रोटेशन को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। तो पॉइंट समझ में आया? पहले मैं अभी सिर्फ और सिर्फ मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात बता रहा हूँ। कभी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ए बराबर 0 कहना भयंकर मिस्टेक है। तुम सिर्फ यहाँ पे अल्फा 0 कहोगे। अल्फा 0 कहोगे, क्यों अल्फा 0 कहोगे? क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है और ओमेगा का डिफरेंशिएशन ही तो अल्फा होता है। और सिमिलरली dv बाई dt, यहाँ v स्पीड है और इसका डिफरेंशिएशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। और यदि मैं सिंपल तुमसे ये टर्म बोल दिया जाए dv बाई dt, तो ये टोटल एक्सेलरेशन है, टोटल। क्योंकि यहाँ पे वेक्टर फॉर्म दे दिया, देखो ये वेक्टर, ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हमेशा एक्सेलरेशन होता है, चाहे सर्कुलर मोशन हो चाहे कोई भी मोशन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है तुम्हें यहाँ तक? Yes, sir. हाँ, अब आते हैं अपन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। अब आएंगे अपन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। अभी तक मैं तुम्हें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कहानी बता रहा था, अब मैं तुम्हें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझाऊंगा, देखना ध्यान से। 2 मिनट का टाइम देता हूं, तुम्हें जो भी पॉइंट्स खुद से लिखना है, तुम्हें अपने लैंग्वेज में जो तुम लिखना चाहते हो लिख लो, फिर अपन आगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में अपन पढ़ेंगे। अपने से 2-3 पॉइंट्स जरूर बना के लिख लो, ताकि इन केस कभी 2 मंथ बाद 3 मंथ बाद नोट्स पढ़ो तो चीजों को तुम अच्छे से क्लियर, मतलब उस टाइम भी अच्छे समझ में आ जाए। तो ये चीजें माइंड में रखते हुए कुछ पॉइंट्स तुम खुद से लिख लो, ठीक है? डन, ठीक है। चलो बात करते हैं अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। अभी तक मैं तुम्हें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बताया, अब मैं तुम्हें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बताऊंगा, देखना ध्यान से। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है, एक सिंपल से डायग्राम से बताता हूँ।
एक कोई सर्कल, एक कोई ऑब्जेक्ट है जो एक चक्कर 1 सेकंड में लगाता है, अगला चक्कर हो सकता है कि उसने 0.9 सेकंड में लगा लिया हो, उसका अगला चक्कर 0.8 सेकंड में लगा लिया हो, उसका अगला चक्कर 0.7 सेकंड में लगा लिया हो। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि फर्स्ट चक्कर इसने कितने में लगाया, 1 सेकंड में, दूसरा चक्कर कितने में लगाया 0.9 सेकंड में, तीसरा चक्कर उसने 0.8 सेकंड में। तो इस तरीके से इसने कंप्लीट करा। तो मैं देख रहा हूँ कि एक कंप्लीट चक्कर लगाने में टाइम अलग अलग लिया। डेफिनेटली ये कुछ वैसा ही सिचुएशन है जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है और उसके पास कुछ एक्सेलरेशन है। तो डेफिनेटली पहला 10 मीटर वो कम, मतलब जो टाइम लेगा उसे t1 कहेंगे, और अगले 10 मीटर के लिए जो टाइम लिया उसको t2 कहेंगे। तुम क्लियरली कहोगे कि t2 जो है वो कम होगा किससे, t1 से, है ना। ये सिंपल समझ में आता है। एक बार फिर बता रहा हूँ मैंने क्या बोला। किसी ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है सेम डायरेक्शन में, तो कुछ पर्टिकुलर t1 टाइम में उसने x डिस्टेंस ट्रेवल करा और अगले x डिस्टेंस उसने t2 टाइम में कवर करा। तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि t2 कम है किससे, t1 से। तो मतलब सिंपल है कि इक्वल इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करे तो उसको अपन यूनिफॉर्म बोलेंगे, बट इक्वल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अनइक्वल टाइम में कवर करे तो उसे अपन नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं, राइट। यही तो बेसिक सीखा है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में। जैसे यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि पहला चक्कर इसने 1 सेकंड में लगा लिया, दूसरा चक्कर 0.9 में लगा लिया, तीसरा 0.8 में लगा लिया। तो हर एक ड्यूरेशन का टाइम इंटरवल अलग अलग है, तो इसे अपन नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। अच्छा सोचो, आखिर ऐसा क्या जादू हुआ होगा कि पहला चक्कर तो उसने 1 सेकंड में लगा लिया और दूसरा चक्कर उसने 0.9 सेकंड में लगा लिया। तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि ओमेगा बढ़ गया होगा, है ना, उसका एंगुलर स्पीड बढ़ गई होगी, ऐसा ही समझ में आता है। तो सिंपल है, ओमेगा यदि कम ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब सिस्टम में अल्फा है, तभी तो ओमेगा कम या ज्यादा हुआ है। क्योंकि मुझे पता है कि अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, और यदि अल्फा है दैट मीन्स ओमेगा भी चेंज होएगा। अल्फा 0 है दैट मीन्स ओमेगा कांस्टेंट होगा। क्या बात समझ आ रही है तुम्हें ये बात? यस सर। अब सोच के बताना। अब यदि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो क्या इस टाइप के मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 के बराबर होगा? नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि AT बराबर होता है अल्फा इंटू आर, और अल्फा जब है और आर तो 0 होगा नहीं, तो AT तो कुछ ना कुछ है। अच्छा, अब इस टाइप के मोशन में यदि मैं तुम्हें कहूँ कोई पर्टिकुलर टाइम पे मुझे एक्सेलरेशन को सॉल्व करके बताओ, तो मैं कहूंगा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो हमेशा उस तरफ ही लगेगा। एक मिनट रुकना यार, ये लगता है पेन डिस्चार्ज हो गया। तो मैं ये सिंपल कह रहा था कि जो अल्फा इंटू आर है ये अपना सिंपल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ठीक है। और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम सिर्फ और सिर्फ स्पीड को बढ़ाना या कम करना होता है, क्योंकि इसके लिए जो डायरेक्शन है ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ही रहता है। इस वजह से अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम स्पेसिफिक एकदम डिफाइन हो गया है, स्पीड को कम करना या बढ़ाना। बस 10 सेकंड रुकना, तब तक ये चार्ज हो जाए। तब तक कोई डाउट है जल्दी से पूछो। डाउट पूछो, डाउट। चलो हो गया चार्ज। हाँ तो सिंपल समझो। अब मैं यहाँ सिंपल कहूँ तुमसे कि इस टाइम पे जो एक्सेलरेशन है AT वो इस तरफ है, सेंट्रीपिटल है इस तरफ, तो क्या टोटल एक्सेलरेशन इस तरफ होगा क्या? सिंपल वेक्टर सम्स अपन देख सकते हैं। तो मैं कहूँ वेक्टर फॉर्म में अच्छे से लिखो तो A बराबर AT प्लस AC, या ऐसे लिखो, पहले AC लिखो, AC प्लस AT, ये आएगा वेक्टर फॉर्म में, समझना। अच्छा, और इसी में कहूँ कि इसका मैग्नीट्यूड बता दो, तो अंडर रूट ऑफ क्या बताओगे, AC स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। अब मैं तुमसे कहूँ कि मुझे ये एंगल अल्फा बता दो, अल्फा मत लिखो क्योंकि अल्फा से कंफ्यूज हो जाओगे। अल्फा के जगह कोई दूसरा एंगल ले लेते हैं। कौन सा ले लेते? थीटा मान लेते हैं। ये एंगल अपन थीटा मानते हैं, तो मैं tan थीटा क्या लिखूंगा बताओ, AT अपॉन AC, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स AT अपॉन AC। ये किसके रिस्पेक्ट में है? तो विद रिस्पेक्ट टू AC।
तो ये जो अपने लिखा ये है अपना टोटल एक्सेलरेशन। क्या बात समझ आ रही है तुम्हें? क्या चीजों को तुम अच्छे से समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। हम्म। यस सर। नहीं नहीं नहीं, थीटा यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं है, थीटा यहाँ एंगल है। अब मेरे पास कोई टर्म इन क्या मैं मानूं, मतलब कोई और टर्म सजेस्ट करो जो मान, बीटा मान ले क्या? यस सर। बीटा मान लेते हैं। हाँ बीटा मान लेते हैं, चलो ये बीटा है क्या? हाँ ये बीटा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन लिखेंगे, ध्यान से सुनना।
तो पहले ये बता दो मुझे, एक्सेलरेशन के जो भी टर्म्स अपन ने कल लास्ट क्लास में रफ पेपर में लिखे थे, वो सारे टर्म्स अब तुम्हें क्लियर है क्या? जो कल अपन ने रफ पेपर पे एक्सेलरेशन के जितने सारे टर्म्स लिखे थे, नॉर्मल, रेडियल, टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल, टोटल, एंगुलर, ये सारे टर्म्स तुम्हें अब क्लियर है क्या? क्या इन सभी टर्म में तुम इजीली डिफरेंशिएट कर पाओगे क्या? एसी किससे कहेंगे, एटी किससे कहेंगे, एसी का क्या रोल है, एटी का क्या रोल है, टोटल एक्सेलरेशन का क्या रोल है? क्या चीजें तुम्हें अच्छे से समझ आ गई क्या? तो यस का मैसेज करो। गुड, बहुत बढ़िया। सभी को मैसेज करना है। हम्म, नाइस। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखना क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। लिखना क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन a particle is performing circular motion of radius 1 meter, of radius 1 meter. Its speed v equals to its speed v equals to 2t square meter per second. 2t square meter per second. टू टी स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। अब चलो क्वेश्चन के पहले पार्ट को लिखो। फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड 3 सेकेंड। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फाइंड सेंट्रीपिटल क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट टाइम 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। सॉरी, 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। Find tangential acceleration at t equals to 2 second and 4 second. Find magnitude of total acceleration या सिर्फ acceleration. Find magnitude of acceleration at t equals to 3 second. At t equals to 3 second. At t equals to 3 second. उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ, कैलकुलेट angular acceleration at t equals to 5 second. Calculate angular acceleration at t equals to 5 second. Next, calculate angular velocity at t equals to 2 second. Calculate angular velocity at t equals to 2 second. करो सॉल्व, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो, सोच समझ के, कोई जल्दबाजी नहीं है। 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट का समय लो, अच्छे से सही आंसर चाहिए अपने को बस।
आया आंसर क्या? चलो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। देखो सबसे पहले क्या गिवन है कि v बराबर है 2t²। सबसे पहले क्या निकालना था बताओ क्वेश्चन का? क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या था? सेंट्रीपिटल ना? यस सर। Yes, sir. हाँ बिल्कुल सही। तो कैसे करेंगे सेंट्रीपिटल? अपने को सिंपल सिखाया गया v²/r है ना, और t इक्वल्स टू 1 सेकेंड की बात करा गया है, तो 1 रखो यहाँ पे, तो क्या आएगा v 2 के बराबर, तो 2 का स्क्वायर और रेडियस 1 है तो सिंपल आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आया? क्योंकि AC तुम्हें क्या बताया गया, v²/r, और उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है उसको अपन ने स्क्वायर करा और r से डिवाइड किया, अपने पास आंसर है। तो पहला पार्ट आ गया समझ सभी को। दूसरा पार्ट में क्या यस बोला सर। गया था? टेंजेंशियल है ना, ये समझ तो आ गया ना, किसी को डाउट थोड़ी ना है। अब यदि अपन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या बताया गया, स्पीड का डिफरेंशिएशन, और तुम्हें खुद बोला गया कि v क्या है, स्पीड है। तो इसका डिफरेंशिएशन करो कितना आएगा, 4t आएगा, है ना। और एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड की बात करा गया है, तो at बराबर तुम सिंपल 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखोगे, तो ये तुम्हारे पास टोटल एक्सेलरेशन है। क्या तुम समझ पाए? सॉरी टोटल करो, Yes, टेंजेंशियल sir. टेंजेंशियल टेंजेंशियल है ना, टोटल नहीं टेंजेंशियल। ये टी टोटल को नहीं टेंजेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना। Yes, sir. चलो उसके बाद अपने को कहा गया था नेट एक्सीलरेशन, टाइम कितना था? 3 seconds, sir. 3 सेकंड ना, ठीक है। टाइम 3 सेकंड पे, तो देखो क्या करेंगे बताओ। ए बराबर होता है AC प्लस AT, तो इंडिविजुअल अपन AC और AT तीन पे निकाल लेंगे और फिर वेक्टर सम कर देंगे, है कि नहीं। तो AC यदि मैं 3 सेकंड पे निकालूं तो क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से। इधर से 9 18 कितना आएगा, 18 18 का स्क्वायर यानी 324, 324 आएगा क्या AC, और AT आएगा 12। तो भयंकर कैलकुलेशन चला गया यार। देखो मैं इसे ये मिटाऊं क्या, ये वाला पार्ट, ये तुम्हें समझ आया? या एक काम करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो a बराबर सिंपल है 2t² है ना, और मुझे निकालना है एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे टोटल एक्सेलरेशन। तो मैं क्या करूंगा, पहले AC निकालते हैं 3 सेकेंड पे, तो AC के लिए क्या करोगे, v²/r। तो वेलोसिटी है कितना, पहले 3 पे ही अपन चेक करें। तो वेलोसिटी 3 सेकेंड पे कितना है, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18, तो 18 का स्क्वायर अपॉन 1, तो इधर से आएगा 324। समझे? यदि मुझे AT निकालना हो, सिंपल dv/dt करेंगे, यहाँ से आएगा 4t, और टाइम 3 सेकेंड है, यहाँ से 12 आएगा। तो एक का यदि मुझे मैग्नीट्यूड निकालना होगा, AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर करेंगे, AC का स्क्वायर 324 का स्क्वायर प्लस सॉरी 12 का स्क्वायर, ये अपने पास मैग्नीट्यूड आ गया टोटल एक्सेलरेशन का। समझ पाए क्या तुम? कनेक्ट करो चीजों को, सब कुछ वैसा ही है जैसा तुम्हें सिखाया गया है, कोई नया काम नहीं किया अपन ने। पहले यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आ गया हो तो ये इसका मैसेज करो। अभी तक अपन ने सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल और टोटल एक्सेलरेशन निकाला है। यहाँ तक अच्छे से समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो भी डाउट मैसेज करो, तुम पूछ भी सकते हो माइक ऑन करके। फर्स्ट रिपीट कर दूं, देखो फर्स्ट में रिपीट करता हूँ फिर से।
फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में अपने को निकालना था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जैसा कि इसमें सिखाया गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं बताओ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपने को सिखाया गया ना, या तो v स्क्वायर बाई आर कर लो या तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कर लो। बट यहाँ पे मुझे v का फंक्शन डायरेक्टली गिवन है, तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि 1 सेकेंड पे वेलोसिटी पता लग जाए, है ना, 1 सेकेंड पे वेलोसिटी पता लग जाए। 1 सेकेंड पे वेलोसिटी किसके बराबर है, 2 के, तो 2 का स्क्वायर और r 1 है, तो यहाँ से सिंपल आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आया? और किसी को डाउट कोई से स्टेप में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन 3 स्टेप में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन 3 में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। बढ़िया, आगे फोर्थ क्या था क्वेश्चन, एक बार बता देना मुझे, फोर्थ क्या था? Sir, angular acceleration t equal to 5. इक्वल्स टू 5 पे देखो ध्यान से। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो डीवी बाई डी टी सॉल्व करूंगा, ये 80 होता है तो ये 40 के बराबर आ गया, तो 80 बराबर कितना आएगा, 4 इंटू 5, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मुझे पता है कि 80 किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू आर के, तो अल्फा किसके बराबर होगा, 80 बाई आर के, और 80 20 और ये 1, और इसमें यूनिट अपन क्या लिखेंगे, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। खत्म। क्या तुम समझे? Yes, sir. हाँ, तो ये आ गया 80। उसके बाद क्या था नेक्स्ट पार्ट, सॉरी अल्फा क्या, हाँ नेक्स्ट पार्ट क्या था, Angular velocity at 2 second. एंगुलर वेलोसिटी एट 2 सेकंड। देखो ध्यान से, मतलब ओमेगा एट 2 सेकंड निकालना है, तो मैं वेलोसिटी पहले 2 सेकंड पे निकाल लेता हूँ, तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितना, 8 मीटर आएगा, क्या देखो 8 मीटर पर सेकंड। अब मुझे पता है v बराबर आर ओमेगा, तो ओमेगा बराबर v बाई आर, तो v है 8 के बराबर, r है 1 के बराबर, तो इसे अपन 8 रेडियन पर सेकंड लिखेंगे सिंपल। तो ये था फिफ्थ। एक एक स्टेप देखो, कोई से स्टेप में डाउट है तो डाउट पूछो। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए तुम्हें टाइम लगा, बाकी आगे से तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। वन टू थ्री फोर फाइव, इसमें से किसी को भी कोई से स्टेप में डाउट हो तो वो क्वेश्चन नंबर टाइप कर सकते हो या माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। 5 रिपीट कर दूं, देखो फिफ्थ में अपने को ओमेगा पूछा है, तो ओमेगा कैसे निकालेंगे, अपने को पता है v बराबर आर ओमेगा होता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या ये निकाल लूं। तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी मैंने सॉल्व किया तो 8 आया, 8 कैसे आया, टाइम की जगह 2 पुट कर दिया, तो सिंपल 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8 आ गया, और बस v इक्वल्स टू आर ओमेगा लगाया, रेडियस 1 मीटर के बराबर है, 8 रेडियन पर सेकंड, आंसर। और किसी क्वेश्चन में डाउट, मैसेज करो। सभी को ये पांचों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो यस का मैसेज करो। सभी को ये पांचों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो यस का मैसेज करो। चलो, अब सेम ये 5 क्वेश्चन फिर से रिपीट करना है, बस मैं स्पीड का फंक्शन चेंज कर रहा हूं। इस बार है टी स्क्वायर बाई 6, टी स्क्वायर बाई 6। सभी क्वेश्चन एज इट इज है, बस मैंने चेंज क्या करा, टी स्क्वायर बाई 6 कर दिया है। टी स्क्वायर बाई 3 कर लो, कैलकुलेशन आसान होगा एक आधे स्टेप का। टी स्क्वायर बाई 3 करो तो सॉल्व जल्दी से। वेलोसिटी का फंक्शन, सॉरी स्पीड का फंक्शन चेंज करो, टी स्क्वायर बाई 3 करो और सेम क्वेश्चन रिपीट करो। वेलोसिटी सॉरी स्पीड का फंक्शन है टी स्क्वायर बाई 3, क्वेश्चन एज इट इज है, रेडियस 1 मीटर के बराबर ही है,
और वो जो अपने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सभी क्वेश्चन को रिपीट करो। चलो एक बार आंसर रिपीट कर देना, चेक कर लेते हैं। पहले का आंसर बताओ। एक आंसर मुझे बताया गया, मैं लिखता हूँ 1/9 9 4/3। 1/9 पहले का आंसर है, उसके बाद 9 दूसरे का, मतलब देख लेना सीक्वेंस। 4/3 8/3, 4/3 8/3 √85। उसके बाद है आंसर 10/3 4/3। यही आंसर है क्या? देखो सभी का सेम आंसर है तो बताओ। ये टोटल 5th क्वेश्चन या 5 क्वेश्चंस के आंसर्स बताया गया है। इसमें से कोई से स्टेप में डाउट हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई से में भी, तो डाउट पूछो। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट डे का होमवर्क रहेगा WPE का एक्सरसाइज 1। WPE एक्सरसाइज 1, उसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन। लास्ट वाला नहीं आया, लास्ट वाला में ओमेगा सॉल्व करना था। नहीं, लास्ट वाला में ओमेगा सॉल्व करना था। देखो करते हैं सॉल्व। यहीं पे करता हूँ सॉल्व, देखना क्या करेंगे। देखो पहले तो अपन वेलोसिटी सॉल्व कर लेते हैं एट t इक्वल्स टू, कब निकालना टाइम बता दो, 2 सेकेंड पे। ठीक है, हाँ
तो पहले v इक्वल टू कितना आएगा, 8/3 आएगा क्या, देखो पहले नहीं 4/3। अब v बराबर होता है r ओमेगा, तो ओमेगा बराबर v बाय r, और v है 4/3 रेडियस 1 के बराबर, तो 4/3 रेडियन पर सेकेंड ही तो होगा, सही है ना। हाँ, और किसी क्वेश्चन में डाउट है क्या? नेक्स्ट क्लास में अपन इसी पे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस, उसके बाद सर्कुलर मोशन, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा, और सर होमवर्क उसके क्या था बाद WP का? हाँ, WP का एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 में वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस छोड़ देना, मत सॉल्व करना। अच्छा, WP में सर्कुलर मोशन को इंक्लूड करके दिया है क्या? नो सर, अलग है सब चैप्टर। अलग है, फिर ठीक है, कर ले। WP का एक्सरसाइज 1 नेक्स्ट डे का होमवर्क है। और एक और होमवर्क है, बिगनर बॉक्स 1 सर्कुलर मोशन, WP एक्सरसाइज 1 और बिगनर बॉक्स सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो होमवर्क में क्या क्या फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, WPE एक्सरसाइज 1 और बिगनर बॉक्स 1। डिस्कशन में नेक्स्ट क्लास में सिर्फ 15 मिनट ही करूंगा, 15 मिनट के बाद मैं टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन भी सिलेबस में है, तो अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना कंपलसरी है। तो 15 मिनट तक में जितने डाउट्स होंगे वो अपन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर अपन कंटेंट पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, बाय। थैंक यू सर। ओके, वेलकम वेलकम वेलकम।